सेटल हो जाइए जल्दी जल्दी सब, फटाफट आज का क्लास चालू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और मज़ेदार टॉपिक रहेगा अपना। सेटल हो जाइए फटाफट, स्टार्ट करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है जो एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ाने में हम लोग को, जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है, आप बस मेरे से एकदम मेरा हाथ वाथ मत छोड़िएगा, एकदम पूरा मेरे साथ दीजिएगा एक मस्त टॉपिक के लिए जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, बीच में कोई डाउट होने से आप डिस्टर्ब मत करिएगा, लेक्चर में डिस्टर्बेंस आएगा, मैं बीच में पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, तो अपने शुरू करते एक मजेदार टॉपिक से जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वंस मोर गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दिख रहा है आपको स्क्रीन में? यस, इट इज अवेलेबल, आराम से दिख रहा है आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले अपने समझेंगे इस पूरे टॉपिक में कि ये एक्ट जो है सर, ये क्या होता है, एक्ट क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग के गवर्नमेंट के पास 3 ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह हमारे बॉडी में 3 ऑर्गन्स है, जिस तरह हमारे बॉडी में 3 ऑर्गन्स है, गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स है। ठीक है, नंबर 1 लेजिस्लेटिव, ठीक है, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 जुडिशियरी। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिए, जुडिशियरी ध्यान से सुनिए। जिस तरह हमारे बॉडी में भी ऑर्गन्स है, सच बता तेरे बॉडी में लीवर किडनी है कि नहीं है, आँख है कि नहीं है, तेरा ऑर्गन्स है कि नहीं, उसी तरह गवर्नमेंट को भी एक कानून बनाने के लिए 3 ऑर्गन का जरूरत पड़ता है। कितना ऑर्गन बच्चा लोग? 3 ऑर्गन्स का जरूरत पड़ता है। हाउ मेनी 3 ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1 लेजिस्लेटिव, नंबर 2 कम ऑन एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशियरी। अब ये जो लेजिस्लेटिव होता है ना, हम पार्लियामेंट के नज़र से बात करेंगे। ये जो लेजिस्लेटिव होता है, इसी के पास पावर रहता है टू मेक लॉ, पावर टू मेक लॉ। इस लेजिस्लेटिव के पास ही पावर रहता है लॉ बनाने का। उसी तरह एग्जीक्यूटिव के पास पावर रहता है पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ, पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ। उसी तरह जुडिशरी के पास पावर रहता है, ये जो हमारा जुडिशरी बॉडी है, इसके पास पावर रहता है पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ तो एग्जीक्यूटिव का है। देखिए, इसके पास पावर रहता है पावर टू इंटरप्रेट लॉ, पावर टू इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट लॉ। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। लेजिस्लेटिव में 2 हाउस रहते हैं बच्चा लोग, लेजिस्लेटिव में 2 हाउस रहते हैं। नंबर 1 हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा, और नंबर 2 हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। कोई भी लॉ बनने से पहले जो सबसे पहले बना जाता है, कोई भी लॉ बनने से पहले जो सबसे पहले बना जाता है वो बनता है एक बिल। क्या बनता है? बिल। ये जो बिल है, ये आइदर लोकसभा अपने समय इंट्रोड्यूस करेगा या राज्यसभा इंट्रोड्यूस करेगा। क्योंकि लेजिस्लेटिव के पास ही पावर है लॉ बनाने का, तो आइदर लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगा या राज्यसभा इंट्रोड्यूस करेगा। समझ आया? सपोज करो, मैं दिखाता हूं आपको, दिस इज अ बिल। ये एक बिल है, बिल मतलब शॉपिंग बिल नहीं रहे, एक बिल है जिसमें सारा कानून लिखा हुआ है, सारा लॉज लिखा हुआ है, ये बिल है। सपोज करो हम एक राज्यसभा, हम लोकसभा है, हम बिल इंट्रोड्यूस किए। अब लोकसभा इस बिल को बनाया है, क्योंकि लेजिस्लेटिव में 2 हाउस है पार्लियामेंट के नजरों में, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा ये बिल बनाया है, ये बिल पास कर देगा राज्यसभा को। लीजिए मैम, राज्यसभा के पास बिल चला गया। जब ये बिल राज्यसभा के पास जा चुका है, अब राज्यसभा इसको पढ़ेगा।
तो बिल लोकसभा इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा के पास गया। जब ये बिल को दोनों हाउस पास कर देगा, बोथ हाउस बिल को क्या कर देगा, पास कर देगा, तो ये बिल पहुंच जाएगा किसके पास, एग्जीक्यूटिव के पास। किसके पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव के पास। एंड हु इज आवर एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब इसी बिल में, ये हमारा बिल है, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, प्रेसिडेंट उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब वो इस बिल में अपना साइन कर देंगे तो ये बिल बन जाएगा एक्ट, यानी कि लॉ। क्लियर हुआ? तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर लॉ कैसे बनता है, एक्ट, लॉ एक्ट कैसे होता है। अभी फार्म बिल लेके बहुत आंदोलन हुआ, तो देखिए बिल था, वो कानून नहीं बना था, वो बिल था। इसका मतलब क्या, ये कानून को हम लोग एप्लीकेबल करने का सोच रहे, इसीलिए उस बिल पे बहुत लोग प्रोटेस्ट किए थे। तो वो बिल जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता वो एक्ट नहीं बनता। और हमारे सिलेबस में देखिए ना, आप सारा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अब आपको समझ आइए एक्ट क्या होता है। ये पूरा फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया सर। एक बात बताइए सर, ये जुडिशरी क्या करेगा? जुडिशरी के पास पावर रहता है लॉ को प्रोटेक्ट करने का। सच बता, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें को बोली कि 9 बजे घर आ जाना, ठीक है, कितना बजे घर आ जाना, 9 बजे, और तुम बेशरम लोग की तरह, एकदम बेशरम है तुम लोग रे, एकदम बेशरम है, बेशरम लोग की तरह तुम लोग आया 12 बजे, मम्मी कुछ नहीं बोली, मैं बोली हाँ बेटा आओ, आराम से खाओ, खा के सो जाओ। नेक्स्ट दिन से तुम लोग बेशरम लोग टाइम पे कभी नहीं आएगा। लेकिन वही मम्मी बोली थी 9 बजे आने, 9:05 में घुसा रहे तुम लोग, वहीं से चप्पल जूता बेलन सब फेंकने लगी, साला सब उठा के फेंकने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी है तभी तो लॉ को लोग फॉलो करेंगे। जुडिशरी नहीं रहेगा तो लोग को फॉलो क्यों करेंगे, डरेंगे क्यों? इसीलिए जुडिशरी का काम होता है प्रोटेक्ट करवाना, जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करवाना। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बिल समझ आया, बिल में प्रेसिडेंट क्या कर देगा, साइन, तो ये बिल क्या बन जाएगा बाबू, एक्ट। क्लियर हुआ? ये डिस्कशन हो गया हमारा सर, आप बहुत अच्छा डिस्कस कर ली सर। नेक्स्ट स्लाइड में ये, अच्छा अपने इस एक्ट को समझ लिए। नाउ व्हाट इज 1872? भाई हर जन का एक बर्थडे होता है, उसी तरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी बर्थडे है। कब है? 1 सितंबर 1872। यानी कि ये कानून लागू कब से हुआ था, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, कब से ये हमारे देश पे एप्लीकेबल हो गया सर? 1 सितंबर 1872। कब से एप्लीकेबल हुआ बोलिए? 1 सितंबर 1872। कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 सितंबर 1872। जो वर्चुअल वीडियो क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस लिए हुए मेरे से, आप लोग अगर एकदम बेड में लेट के देख रहे तो उठ जाइए, तुम लोग का कसम पास नहीं होगा, उठ जाओ, लेटना नहीं, उठ के देख। ठीक है, तो 1 सितंबर 1872 से ये क्या है, एप्लीकेबल हो जा रहा है। 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल हो जा रहा है। क्या क्या एप्लीकेबल हो रहा है सर? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि मैंने बोला कि अपने कौन से एक्ट को पढ़ रहे, अपने पढ़ रहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे सर, जो आया था 1872 में। तो सर आप बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को 1872 समझा दिए, एक्ट समझा दिए। इंडियन हम नहीं समझा पाएंगे रे, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है रे, खुद से पड़ेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए, आपको अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा। सपोज करिए ये एक इंसान नहीं, एक पार्टी है, ठीक है, अच्छा से बना रहे रे, एक ठो नाक ऊपर की से बन गया इसका, ठीक है। ये ऑफर दे रहा है, ऑफर दे रहा है किसको, मेरे को। हम थोड़े हैंडसम से है ना, थोड़ा अच्छा बनाएंगे अपने आप को, शायद बना पाए।
स्पाइक्स कर लेते, थोड़ा कान भी बना लेते हैं अपना। दिस इज योर अश्विन सर, क्लियर है? एंड दिस इज माय स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट मेरे को ऑफर दे रहा है कि आई वॉन्ट टू लर्न, या फिर स्टडी होगा, आई वॉन्ट टू लर्न या स्टडी लॉ फ्रॉम यू। सो दिस इज एन ऑफर मेड बाय माई स्टूडेंट्स। हम क्या किए, हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए। स्टूडेंट मेरे को क्या दिया, फीस दिया, ठीक है, और यही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइन है। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच। कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज एच। पहले आप सीखिए लॉ पढ़ते कैसे। पहले देखो आएगा सेक्शन, फिर आएगा सब सेक्शन, फिर आएगा क्लॉज, फिर आएगा सब क्लॉज, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, सेक्शन, इसको क्या बोलोगे, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। मतलब जो जैसे जैसे आते रहेगा वैसे वैसे पढ़ते रहोगे। सबसे पहले बोलोगे सेक्शन, फिर बोलोगे सब सेक्शन, फिर बोलोगे क्लॉज, फिर बोलोगे सब क्लॉज। क्लियर हुआ? वंस मोर, पहले क्या बोलोगे, सेक्शन, फिर क्या बोलोगे, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? लेकिन जब कभी भी कोई डेफिनेशन दे, डेफिनेशन हम बताएं ना हमेशा सेक्शन 2 में रहता है। कोई भी एक्ट का डेफिनेशन, कोई भी एक्ट, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे वो नेगोशिएबल एक्ट हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, लेबर एक्ट हो, लेबर एक्ट नहीं, बोनस एक्ट हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, जो भी एक्ट हो, मेजॉरिटी एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 में रहता है। और सेक्शन 2 के बाद डेफिनेशन में कुछ भी पॉइंट आता है तो अपने क्लॉज पढ़ते हैं। तो ये अपने पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज एच, जो क्या डिफाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट को। ये क्या बोलता है पता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये क्या बोलता है बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेक्शन 2H बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब आप पूछोगे सर अग्रीमेंट क्या होता है सर, व्हाट इज एन अग्रीमेंट? हम बोलेंगे देखो अग्रीमेंट के स्पेलिंग में ई आता है, तो सेक्शन 2E डिफाइंस व्हाट, अग्रीमेंट। सेक्शन 2E डिफाइंस व्हाट, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, एवरी प्रॉमिस, और बातचीत नहीं, और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग व्हाट, कंसिडरेशन, इज कॉल्ड व्हाट, अग्रीमेंट, इज कॉल्ड व्हाट, अग्रीमेंट। ध्यान से सुनिए, हर वो वादा जो निभाना पड़ेगा आपको, हर वादा या फिर बहुत सारे वादाएं जिसमें कंसिडरेशन जुड़ा हो, उसी को अपने क्या बोलेंगे सर, अग्रीमेंट। सर मतलब ये देखिए, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये इंसान, ये जो इंसान है ये बोल रहा है कि सर आपसे लॉ पढ़ना है। ये मेरे को क्या दिया, ऑफर। और जब हम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, ध्यान से बच्चा लोग, सामने वाला ऑफर दिया, हम बोले हाँ हाँ भाई पढ़ा देंगे तुमको, यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। तो जब हम सामने वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब हम किसी सामने वाले ऑफर को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। मेरे को शिवानी बोल रही है कि सर लॉ पढ़ा दीजिए, हम बोले हाँ पढ़ा देंगे। तो एक जन को ऑफर आया, एक जन को एक्सेप्ट कर दिए, उसी को बोलते हैं प्रॉमिस। लेकिन इतना सारा स्टूडेंट लोग है, तुम लोग सारा जन ऑफर दे रहा है और हम सारे जन को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉमिस। सच बता,
हम लोग में कुछ लेन देन है कि नहीं है? हाँ सर, लेन देन तो है, कंसिडरेशन तो है सर, पैसा तो लिए आप सर, पैसा का लेन देन तो है सर। तो जब कभी भी कोई कंसिडरेशन होता है, उसको जैसे ही उस प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन अटैच्ड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट। उसी को क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आइए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड में लाइए प्लीज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। तो देखिए, अगर आप ओके सॉरी, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण ये हो जाता है, अक्सर ये होता रहता है, कोई बात नहीं। वो डायलॉग था ना शाहरुख खान का, क्या था रे? छोटी छोटी देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होते रहती है, यही था रे। वही वही, चल। तो देख, जब एक इंसान ऑफर देता है रे, ठीक है, तुम ऑफर दिया कि मेरे को लॉ पढ़ा दीजिए, उस ऑफर को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमारे बीच में एक वादा हो चुका है, वी कॉल्ड हिम प्रॉमिस। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस। जब उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाता है, कंसिडरेशन का मतलब समझिए, आइए सर देखिए, कंसिडरेशन के स्पेलिंग में डी आता है ना, तो कंसिडरेशन डिफाइन है सेक्शन 2D में। क्लियर हुआ? अग्रीमेंट के स्पेलिंग में ई डिफाइंड होता है ना, तो अग्रीमेंट डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज ई में। उसी तरह कंसिडरेशन डिफाइन है सेक्शन 2D में। सर कंसिडरेशन का एक लैटिन वर्ड है मैम, एक लैटिन वर्ड है जो आपको याद रखना है, दैट इज क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। आपको रिटर्न में कुछ लेना या देना पड़ेगा। आप मेरे को फीस दे रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके तरफ से भी कुछ आ रहा है, मेरे तरफ से भी कुछ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंसिडरेशन। एमसीक्यूज में पूछेगा रे क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे समथिंग इन रिटर्न। क्लियर हुआ? तो सर एक बात बताइए, ये क्लियर हुआ आपको? अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड फिर लेते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड फिर लेंगे अपने। ओके, दिस इज आवर स्लाइड 1, 2 एंड 3। इस स्लाइड्स में अपने जो डिस्कस करे वो करेंगे कि एक बार ऑफर दिए, उसको हम एक्सेप्ट कर लिए, तो बेटा ऑफर प्लस एक्सेप्ट क्या हो जाता है? बोलिए मुंह खोल के। प्रॉमिस। क्लियर हुआ? उस प्रॉमिस में जब हम कंसिडरेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? मुंह खोल के बोलिएगा बच्चा लोग, वेरी गुड। अग्रीमेंट। क्या हो जाता है? बोलिए अग्रीमेंट। जब वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, वही अग्रीमेंट क्या हो जाता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो क्या बन जाता है सर? उसी को बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फर्स्ट स्लाइड में ले चलिए मेरे को, फर्स्ट स्लाइड में ले चलिए। फर्स्ट स्लाइड में आ गए बच्चा लोग, फर्स्ट स्लाइड्स। तो फर्स्ट स्लाइड्स में आप क्या देख रहे हैं? सर हम फर्स्ट स्लाइड्स में ये देख रहे हैं कि आप बोले थे कि सेक्शन 2H, जो हमारा सेक्शन 2H है, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, जो ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ और नहीं, एक तरह का अग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो सर हम लोग तो अग्रीमेंट समझ गए कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो प्रॉमिस हो जाता है। वो प्रॉमिस जब बहुत सारे से होता है तो सेट ऑफ प्रॉमिस होता है, उसके साथ अगर कंसिडरेशन जुड़ता है तो अग्रीमेंट होता है सर। उसी अग्रीमेंट को जब एनफोर्स बाय लॉ किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सर आप मेरे को बस इतना बता दीजिए, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है सर? ये जो आप वर्ड लिखे हैं ना सर, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि वो कानून के नजरों पे एनफोर्सेबल हो, कानून उसको दर्जा दे एक कॉन्ट्रैक्ट बनने का। फॉर एग्जाम्पल, सोशल अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ।
आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोले है जाने मन मैं तेरे लिए चांद ले आऊंगा, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? वो पकड़ के बैठ गई, तुम बोले थे चांद लाने, ऑफर हुआ, आप अपनी जानू को बोलते जानू मैं तेरे लिए चांद ले आऊंगा, ऑफर, सामने वाली ओके ले आना, एक्सेप्टेंस, तुम नहीं ला पाए तो क्या वो केस कर सकती है आप पे? नहीं सर, क्योंकि इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। देयर मस्ट बी सम लीगल रिलेशनशिप, ऐसा अग्रीमेंट जो लीगली बाइंड करे दो पार्टी को, उसी को एनफोर्स किया जा सकता है। समझ आ रहा है? तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ सर। एक क्विक एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको पूरे स्लाइड्स के थ्रू दूंगा, ध्यान से समझिए। सेक्शन 2H में क्या डिफाइन है बच्चा लोग, फटाफट मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। सेक्शन 2E में क्या डिफाइन है सर? अग्रीमेंट सर, स्पेलिंग ई आता है ना सर, इसीलिए अग्रीमेंट सर। सेक्शन 2D में क्या डिफाइन है सर? 2D में डिफाइन है कंसिडरेशन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? ऑफर देते हो। तो अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले ए आता है, तो ऑफर का जो सेक्शन है वो किस में डिफाइन है? 2A, ऑफर। ए के बाद बी आता है, यानी कि ऑफर के बाद क्या आता है बेटा? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का सेक्शन है 2B, ठीक है। ये सारे के सारे बेटा MCQs पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? सारे के सारे MCQ पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ बेटा? अब अपने एक नया सेक्शन डील करेंगे जिसका नाम है सेक्शन 10। कौन सा सेक्शन बच्चा लोग? सेक्शन 10, which deals with essential elements of contract, which deals with what? Essential elements of contract, which deals with what? Essential elements of contract। यानी कि अगर आप ये essential कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने चाहते हो तो इस सारे एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करो। यानी कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको इस सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो करना है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। नंबर 1 क्या रहेगा सर? पता है सर, अग्रीमेंट होना ज़रूरी है, अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है सर? अग्रीमेंट। दो पार्टी होना चाहिए, एक पार्टी ऑफर दे रहा हो, दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। दूसरा बेटा, दूसरा कंसेंसस एड ईडम। सर ये क्या आप पान खा के बोल रहे सर, क्या है ये? इसका मतलब होता है मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग अप ऑफ माइंड्स, यानी कि माइंड का मैच करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ाते हैं लॉ, तुमको लगा ये अश्विन सर पढ़ाते हैं टैक्स, टैक्स के लिए एडमिशन ले ले, लेकिन पढ़ाते क्या है? लॉ। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें मीटिंग अप ऑफ माइंड्स नहीं था, यानी कि पार्टी मस्ट अग्री इन द सेम सेंस, पार्टी को सेम सेंस में अग्री होना है। हाँ, अलग बात है हम टैक्स पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, बट ऐसे समझ लो कि आपको टैक्स ही पढ़ना था और आप यहाँ आए थे, आप बोले पढ़ना चाहते हैं, हम भी नहीं बोले क्या पढ़ना चाहते हो, हम बोले हाँ पढ़ो ना, तुम बोले फीस, हम लॉ का फीस बोले, तुमको लग रहा है टैक्स का फीस है, तो मीटिंग अप ऑफ माइंड्स नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता है। क्लियर हुआ? तो कंसेंसस एंड ईडम मतलब समझ आया, इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। थर्ड, एसेंशियल एलिमेंट, जब तक ये प्रेजेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा बाबू। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बोलिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन केपेबल है या कौन कौन केपेबल नहीं है। पहला, जो भी पागल है, अनसाउंड माइंड, वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जो भी पगला है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है, यानी कि आप पगला लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप पगला लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वर्चुअल वाला नशा नहीं ना किया रे, समझ आ रहा है सब? उठ के बैठ, उठ के बैठ, ठीक है? तो आप पगला लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर कौन है सर? एक ऐसा जो पहले लिखा है माइनर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3
of Indian Majority Act. Once again, minor is defined under section 3 of Indian Majority Act. Section 3 of Indian Majority Act. Section 3 of Indian Majority Act. Once more guys, मेरे साथ. Section 3 of Indian Majority Act क्या बोलता है? Minor is a person. Minor is a person. Minor एक ऐसा व्यक्ति है जिसका एज 18 साल से नीचे हो. Below 18 years of age. ऐसा व्यक्ति जिसका 18 साल से नीचे एज है उसको अपने क्या बोलेंगे? माइनर. उसको अपने क्या बोलेंगे? माइनर. और माइनर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. थर्ड, जो इंसान डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, एनी पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ अपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सर कौन है? देखिए ये सब पे एक एक चैप्टर है तो अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. अभी एसेंशियल एलिमेंट कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 10. ये याद रखना जरूरी है कि जो अपना एसेंशियल एलिमेंट है बाबू वो सेक्शन 10 में दिया हुआ है. ठीक है, डील्स विद व्हाट? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर हुआ? प्रोसीड करें. तो 3 तो एसेंशियल याद हो गया. अब जो नेक्स्ट एसेंशियल है उसका नाम है लॉफुल कंसिडरेशन. देखो कंसिडरेशन होना चाहिए क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा. लेकिन जो कंसिडरेशन दे रहे हो, जो भी कंसिडरेशन दे रहे हो वो भी लॉफुल होना चाहिए. आप मेरे से पूछे सर लॉ पढ़ा देंगे? बोले हाँ बेटा लॉ तो पढ़ा ही देंगे. लॉ तो पढ़ा ही देंगे. लॉ पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉ पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक सेकंड रुकिए, टेक्निकल कुछ है क्या? ओके इट्स फाइन. लॉ पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉ पढ़ाने में. तो बोले फीस? हम बोले फीस में बस 2 पैकेट 3 पैकेट ड्रग्स ले आना. मतलब तुमसे जो कंसिडरेशन मांग रहे हैं वो लॉफुल नहीं है. तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चा लोग? लॉफुल होना चाहिए. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए बोलिए? फ्री कंसेंट. देखिए रुक जाइए. ओके यही लेते हैं. सपोज करिए ये मेरी सुंदर सी ये मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जूली. क्या नाम है इसका? जूली. जूली नाम है इसका, जूली. अब ध्यान से सुनिए. हम इससे बहुत प्यार करते हैं, एकदम बेइंतहा प्यार करते हैं. ठीक है, ऐसा प्यार जो कोई नहीं करता हो. अब हम इससे शादी करना चाहते हैं. हम अपनी मॉम के पास गए और बोले माँ तुम्हारी बहू मिल गई माँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ. मेरी माँ बोलती है अगर ये मेरे खानदान की बहू बनी तो मैं आज ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी. तो मैं बोला माँ अगर ये मैं इससे प्यार करता हूँ. बोले नहीं ये नहीं बनेगी. तो मैं बोला तो क्या मैं कुंवारा रहूँगा माँ? मेरी माँ बोली ना पुत्र ना, मैं तेरे लिए एक लड़की ढूंढी हूँ तो उससे शादी करेगा. जिसका नाम था, नाम में क्या रखा है? रखा है क्या कुछ? ए नाम है सपोज कर. मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या हम जब ए से शादी कर रहे हैं क्या मेरा शादी करने में कंसेंट है? मेरा इच्छा है, मेरा मर्जी है? हाँ है. मर्जी तो है रे. उठा के थोड़ी ना कोई जबरदस्ती करवाएगा. करेंगे तो खुद से ही जाएंगे, खुद से चलेंगे, खुद से सब कुछ खुद से. लेकिन जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है. हमारा कुछ इस तरह ही डिस्कशन है कि आपका जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए. और व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट क्या होता है ये बताया गया है अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फ्री कंसेंट एसेंशियल एलिमेंट में है, ये बताया गया सेक्शन 10 में.
लेकिन फ्री कंसेंट क्या होता है ये बताया गया सेक्शन 14 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो ये बोलता है फ्री कंसेंट, आपका मर्जी फ्री तभी रहेगा, यानी कि आपका कंसेंट फ्री तभी रहेगा जब आप इस 5 चीज से फ्री रहेंगे। सर आप अगर इस 5 चीज से फ्री रहेंगे तो आपका कंसेंट फ्री माना जाएगा। सर हम बोले अच्छा कौन सा 5 चीज? नंबर वन जो फ्री रहने का चीज है वो है कोवर्जन। बोलिए क्या? कोवर्जन। नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 3 फ्रॉड। नंबर 4 misrepresentation, and number 5 is mistake। इस पे एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जब बात उठ रहा है तो अच्छा से करते हैं। सेक्शन 4 में बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का फ्री कंसेंट क्या होता है। तो हम बोलता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम 5 थिंग्स। नंबर 1 कोवर्जन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नंबर 5 मिस्टेक। सेक्शन 14 के बाद आता है 15 के बाद आता है 16 के बाद आता है 17 के बाद आता है 18 के बाद आता है 19, लेकिन ये है 20। तो सेक्शन भी याद हो गया ना आपको? 14, 15, 16, 17, 18, 20 लगातार याद हो गया, फ्री कंसेंट से रिलेटेड है ना सर। तो सर ये कोवर्जन क्या होता है अभी के लिए थोड़ा सा बताते हैं। कोवर्जन मतलब फिजिकल थ्रेट, माथा में बंदूक रख के किसी को धमका के। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब सामने वाले के इच्छा को इन्फ्लुएंस करना, जैसे मेरी मम्मी कह रही तो नहीं हम घर को छोड़ के चले जाएंगे ऐसा। फ्रॉड मतलब धोखा देना। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कहा सुनी बात को बोल देना। कोई बोल दिया अश्विन सर मर गए, क्लास से चले गए तुम कि मर गया है वो आदमी, देखे तो नहीं, मिसरिप्रेजेंट हुए। और लास्ट क्या है? मिस्टेक। तो इस केस में आपका कंसेंट फ्री नहीं आता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका कंसेंट क्या होना चाहिए बच्चा लोग? फ्री। तो आपका कंसेंट फ्री कब होगा? जब इस 5 चीज से आप फ्री रहोगे। तो फ्री कंसेंट भी एक एसेंशियल एलिमेंट में आता है। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट जो आता है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन बेस है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमारा और आपका क्या है? एडुकेशन। हमारा और आपका क्या है? एडुकेशन। तो वो एडुकेशन जो दे रहे हैं लॉफुल है। और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसको हम परफॉर्म कर पाए, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करो जिसको परफॉर्म कर पाए। मैं अपनी जानू को बोल रहा जान तेरे लिए तारा ले आऊँगा, क्या पॉसिबल है लाना? नहीं। मैं अपनी जान को बोलना जान तेरे लिए वो नागमणि ले आऊँगा, क्या पॉसिबल है लाना? नहीं। मैं अपनी जान को बोल रहा हूँ कि सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, क्या ये पॉसिबल है करना? नहीं। तो ऐसा चीज़ जो पॉसिबल नहीं हो करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, वैलिड नहीं माना जाता। क्लियर हुआ? सो थोड़ा और छोटा लगेगा बट हो जाएगा। क्लियर है? सो बेसिकली आई गेस थोड़ा सा विजिबल होगा आपको। सेक्शन 10 डील्स विद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? तो सेक्शन 10 में जब अपने बात कर रहे थे एसेंशियल एलिमेंट का, तो उसमें अपने क्या पढ़े थे कि आपको सबसे पहले अग्रीमेंट का ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट। उसके बाद कंसेंसस एट इडम, यानी कि मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये लोग केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन जरूरी है, फ्री कंसेंट जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। तभी जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा बच्चा लोग? वैलिड रहेगा। इससे हम लोग एक चीज कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें अग्रीमेंट है, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। लेकिन हर का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो सारा एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करे, गिवन अंडर सेक्शन 10। ठीक है, एक बार आप लोग आ जाइए मैट में।
आपको जो मैट मिला आप उसमें आ जाइए। वर्चुअल वाले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे, ये लाइव लेक्चर्स चल रहा है। बुक्स आपके पास पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे तो चिंता मत करिए, पीडीएफ एक बार के लिए आपको दे दूंगा, आप रिलैक्स रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर को एंजॉय करिए, समझ आ रहा है तो लाइक करिएगा, ठीक है, और कमेंट्स करते रहिएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है। यूट्यूब्स में भी डालता हूँ मैं ये वीडियोस, कमेंट करिएगा एटलीस्ट कि कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, मोटिवेशन आता है कोई और अच्छा पढ़ाने का। क्लियर है? तो आ जाइए, सबसे पहले एक एक लाइन, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इसका मतलब होता है ये वाला लाइन का कि ये कानून, ये जो एक्ट का मतलब ये लॉ, ये एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया है, यानी कि ये लॉ एप्लीकेबल होता है ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में। सर ये आप क्यों लिख रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश के एक एक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज अगर हम उनका फाउंडेशन ठीक कर देंगे तो उनका इंटर फाइनल अच्छा आएगा, तो इसीलिए हम फेमस ही है, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, सॉरी, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872, यानी कि ये लॉ कब आया, लॉ कब आया बोलिए, लॉ कब आया, लॉ कब आया बोलिए, लॉ कब आया, 1 सितंबर 1872 में। क्लियर हुआ? अब देखिए सबसे पहले बोल रहा है सेक्शन 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड है, जो ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक अग्रीमेंट है जिसको लॉ एनफोर्स करता है। क्लियर हुआ? उसके बाद सेक्शन सी क्या डिफाइन करता है एग्रीमेंट को, क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा या फिर बहुत सारा वादा जिसमें कंसिडरेशन जुड़ा हो, कंसिडरेशन मतलब लेन देन, उसी को अपने क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट, उसी को अपने क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट। ये वाला लाइन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस सिंपली मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और व्हेन कंसिडरेशन अटैच टू इट। प्रॉमिस का मतलब होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस, और जब उस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। कंसिडरेशन अटैच टू इट मतलब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो बन जाता है अग्रीमेंट, ठीक है। और एंड व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, और जब कानून उसको दर्जा दे देता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? अच्छा बच्चा लोग, एसेंशियल एलिमेंट कौन से सेक्शन में दिया है सर, सेक्शन 10 में पढ़ा दिया आप सर, ये सब पढ़ाया हुआ है, जस्ट मार्किंग है, सेक्शन 10 में दिए। अच्छा ये आपको नहीं पढ़ना है, खाली सेक्शन 10 याद रखना है क्योंकि हम इसको ईजी करके दिए। देखिए मेरा इंग्लिश देखिए तोड़ तोड़ के इंग्लिश है ताकि आप पढ़ पाए। सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, 2 पार्टी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक पार्टी, 1 पार्टी मस्ट बी गिविंग ऑफर, एक पार्टी ऑफर देने वाला होना चाहिए, अदर मस्ट बी एक्सेप्टिंग इट, दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। बिफोर कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। उसके बाद कंसेंसस एट इडम मतलब मीटिंग अप ऑफ माइंड होना चाहिए, मीटिंग अप ऑफ माइंड मस्ट बी देयर, ठीक है, माइंड का मैच होना बहुत ज़रूरी है। डाउट्स लेंगे, थोड़ा देर रुकिए। लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, पैसा का कोई लेन देन नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। बट कंसिडरेशन सिंपली मीन समथिंग इन रिटर्न, लैटिन में पढ़े थे ना बेटा, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है? फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम व्हाट, कोअर्शन, अनटू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। आपको पहले ही बताए थे। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हो, मेजर के साथ, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि मेजर के साथ कर सकते, पगला के साथ नहीं कर सकते, यानी कि अनसाउंड माइंड के साथ नहीं कर सकते, साउंड माइंड के साथ कर सकते। क्लियर हुआ? जो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ उसके साथ कर सकते। सेक्शन 3 इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का क्या बोलता है, एक ऐसा इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो मेजर है। बच्चा लोग ये पढ़ा दिए है रे, ये मार्किंग है, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेक्शन 23 में लिखा है, बाद में पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो परफॉर्म करने के लिए। सो अपना आज का क्लास कंप्लीट होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा बेस क्लियर हो और मज़ा आया हो पढ़ने में। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे इस कंसेप्ट को और मज़ेदार तरीक़ा से करते हुए।
टिल देन आप लोग रिवाइज करके आइएगा इसको, वर्चुअल वाले। टिल देन कीप लर्निंग, मज़ा में पढ़िए, लेट के मत पढ़िए, खाते पीते मत रहिए सारा दिन। लव यू, बाय, टेक केयर।